नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, इन्हें 275 दस्तक के बाद आज एक और ज़िमनी इंतखाब और कराची के हल्के 249 में सेनेटर फैसल वाडा की जो छोड़ी हुई नशिस्त थी, इस पर आज इंतखाब होने जा रहा है। वैसे तो हल्के में MQM, पीपल्स पार्टी, PSP समेत बहुत सारी जमातें जो हैं वो आमने सामने हैं, लेकिन असल मुकाबला जो है वो इस हल्के में भी PTI और मुस्लिम लीग नून का है। अब देखना यह है कि अब तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं, अब देखने हैं कि हतमी तौर पर जो है ये नशिस्त कौन अपने नाम करता है। लेकिन जीते जो भी, जाहिर है इस हल्के के जो देरीना मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, सेवरेज के हवाले से जो मसाइल हैं वो जूं के तू हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन अब इस पर सवाल उठाएंगे कि क्या इस हल्के के मसाइल अब हल होंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन साबिक DG FIA बशीर मेमन के इल्ज़ामात ने भी नया पिंडोरा बॉक्स खोला हुआ है। हर तरफ यहीं अब ज़ेर बहस है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि बशीर मेमन साहब ने हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आज़म के दफ्तर से मुखालफीन के केसेस बनाने के लिए उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर अहकामात दिए गए। साथ में उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि उनको किसी भी जुडिशल फोरम पर अगर बुलाया जाता है तो हर तरह की इंक्वायरी है उसके लिए तैयार हैं। अब ऑपोजिशन हम देख रहे हैं कि इन तमाम तर मामलात को अपने मौक़िफ़ की कामयाबी, अपने मौक़िफ़ की तायद करार दे रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से तमाम तर इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया गया है, तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करार दिया गया है। शहजाद अकबर साहब की जानिब से भी बशीर मेमन को लीगल नोटिस भिजवा दिया गया है। अब ज़ाहिर है संगीन मामला है, अहम शख्सियात पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब आगे होगा क्या, ये मामला कहाँ तक जाएगा, क्या तहकीकात होंगी, और सबसे अहम बात ये कि क्या बशीर मेमन साहब ये इल्ज़ामात जो उनकी जानिब से लगाए गए वो किसी फोरम पर साबित कर सकेंगे। सारे मामलात पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और बात के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान सेनेटर अनवर बेग साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जबकि नून लीग से हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन एहतशाम साहब, अगर मैं आपसे ही आगाज़ कर लूँ, आज ज़ाहिर है इंतखाब हो रहे हैं NA 249 के। इससे पहले भी हमने देखा कि फैसल वाडा साहब वहाँ पर कामयाब हुए, लेकिन हल्के के जो मसाइल हैं वो जूं के तू हैं। ज़ाहिर है जीते कोई भी, अभी तक हतमी फैसला तो नहीं आया। आपको लगता है कि इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ होंगी या फिर वही वादे पुराने और अमल कुछ नहीं? देखिए सोनिया, कराची के हवाले से बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत अरसा तक आप देखें तो ये शहर और ये सीट जो है ना, आपने देखा कि यहाँ पे PMLN जीत के आती रही है। एजाज शफ़ी मरहूम जो है ना 2 दफ़ा यहाँ से जीत के आए थे और बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। और जिस तरीके से वाडा साहब का इलेक्शन हुआ, शवाशी साहब थे, सिर्फ 600 के करीब वोटों से शवाशी साहब हारे थे, तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि कितना कांटेदार ये मुकाबला है। लेकिन अहम सवाल यह है कि कोरोना की वजह से, गर्मी की वजह से, रमज़ान की वजह से कहा जा रहा है टर्न आउट बहुत कम है। और यही वजह है कि मिफ्ताह इस्माइली, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि जी वक्त बढ़ाया जाए जाता है नहीं, एक मुश्किल सवाल है। लेकिन ये देखें, ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी कहा जाता है सोनिया कि जिस तरह कोई एक वफाक होता है ना, उसकी इकाइयाँ होती हैं, 4 सूबे हैं, इस तरह कहा जाता है कि ये वो 249 हल्का है जहाँ पे 40 लाख लोग हैं, जहाँ पे हर तरह के लोग हैं। इसमें मेमन है, पश्तून है, सराइकी के लोग हैं, पंजाबी हैं, न्याजीज़ हैं, बेशुमार लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और इस लिहाज से कहा जाता है कि ये बड़ा अहम हल्का है, लेकिन इस हल्के के मसाइल अपने ही हैं। सबसे बड़ा मसला पानी का। PSP के जो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं कमाल साहब, वो तो यही कहते हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब, कि मैंने 2010 में पाइपलाइन एक बड़ी तरीके से बिछवाई थी और 60 लाख क्यूसेक पानी जो है ना हाइड्रेंट के ज़रिए लेके गया था। उनके मुखालफिन कहते हैं ऐसा नहीं है। अब सवाल ये है कि जी इनके मुतालबात माने जाएंगे, कुछ सुनेगा, या खुदा ना खास्ता यही होगा कि जिस तरह लोगों ने कहना शुरू कर दिया है 2.5 सालों के बाद, 3 सालों के बाद के कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग आते ही नहीं हैं। अभी वाडा साहब गए नहीं अपने इलाके में, एक दफ़ा भी नहीं गए। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि शायद मुकाबला मिफ्ताह इस्माइल का और PSP के मुस्तफ़ा कमाल का है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये नहीं कह सकते, बहरहाल सीट छोड़ी उन्हीं की है वाडा साहब की, क्या होगा देखने वाला मसला है ये। ठीक है अनवर बेग साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ज़ाहिर है आप भी कराची की सियासत को बड़े अच्छे से जानते हैं। अब इस हल्के में जो इंतखाब हुआ है, आपको क्या लगता है? हम देखते हैं कि वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं हर आने वाले उम्मीदवार की जानिब से, लेकिन मसाइल जो के तो ही हैं। पानी इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। इस बार सूरत हाल कोई मुख्तलिफ होगी या वही दिलासे और तसल्लियां ही रह जाएंगी? बीबी, मैं कराची में सारी ज़िंदगी रहा हूँ और ये प्रॉब्लम आज से कोई 40 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, और ये आइंदा 40 साल और 100 साल तक यही मसले रहेंगे। उसकी वजह ये है कि कराची के अंदर माफिया, इतना बड़ा माफिया है
इसका पानी का और टैंकरों का, कि जैसे यहाँ पे शुगर स्कैंडल चल रहा है, ये माफिया है, यानी हर जगह माफिया है। और ये माफिया इतना बड़ा है कि इट इज बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन कि इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है। तो कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी वहां पे आज कितने डेकेड से रूल कर रही है, उन्होंने नहीं दिया। सो मच सो MQM जो ऑल टाइम स्ट्रांग थे मुशर्रफ के जमाने में, और उनका इलाका है, उनके वोटर्स हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा ब्लेम तो MQM पे आता है। वो फिर कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, वो तो मुशर्रफ के जमाने में तो गवर्नमेंट में थे, वो तो गोल्डन पीरियड था MQM का। दे कुड हैव डन मिरेकल्स फॉर दैट एरिया। वो उस एरिया को पेरिस बना सकते थे, बट नहीं, वहां पे भी खांचेबाजियां चल रही थी। तो कहने का मकसद ये है, ये गरीब बेचारे को कुछ नहीं मिलेगा। ये तो क्या आप बल्दिया टाउन की बात कर रही हैं, डिफेंस कराची जो मोस्ट इलीट एरिया ऑफ कराची है, वहां पे पानी नहीं है, वहां टैंकरों पे गुजारा होता है DHA के अंदर, और DHA वहां पे वाटर टैक्स चार्ज करता है अपने रेजिडेंट्स को। आप अंदाजा करें ये कितनी बड़ी ज्यादती है कराची के लोगों के लिए। इसमें बेग साहब एक चीज बताएं, अभी आपने जो जिक्र किया बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये टैंकर माफिया का। वैसे तो ड्रग माफिया वहाँ पे हैं, उसके बाद आप देख लें टिम्बर माफिया वहाँ पे है, बिल्डिंग माफिया वहाँ पे है, हर तरह के माफियाज हैं। कहा जाता है कि ये टैंकर माफिया आज सबसे ज़्यादा पैसे वाला मजबूत है। फी घर वो कहते हैं एवरेज कराची से 12,000 रुपया पानी के मद में हर महीने लोगों को देना पड़ता है। और लोग कहते हैं कि पानी भी है, तरीके से मामले को ठीक किया जाए तो ये पानी लोगों को मिल सकता है, लेकिन ये माफियाज हैं, पैसा कहाँ तक जाता है, लिहाजा वो पानी का मसला हल होने ही नहीं देते। जी सर, ये देखें, ये पैसा जाता है ऊपर तक, ये नीचे लेवल का नहीं है। भाई देखें, वो पाइपें ही नहीं बिछी हुई। अगर पाइपें ही नहीं बिछी हुई होंगी वो गरीब इलाकों में, तो उनको पानी खाक मिलेगा। ये आई वुड ब्लेम MQM फर्स्ट, पीपल्स पार्टी सेकंड, PTI तो अभी 2-2.5 साल हैं, ये तो कुछ भी ना कर सकेगी, इनको तो आप छोड़ ही दें। बट द प्राइमरी ब्लेम इज ऑन MQM। उन्होंने जो कराची को रूल किया है 85 से, पानी क्यों नहीं दिया उन्होंने? सही, ठीक है, तो ये उनका कसूर है, और ये बेचारों को पानी नहीं। और वो गरीब इलाका है, इतना गरीब इलाका है कि आप सोच नहीं सकते। वहां पे जो रोड गलियां वो भी नहीं बनी हुई, वो भी कच्ची हैं। बहुत ज्यादा मसाइल हैं। आप ये कहना, जनरल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, ज़रा नून लीग का भी वहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, तो आपको क्या लगता है, दावे और वादे तो बड़े किए जाते हैं वोट लेते वक्त, लेकिन जब वोट लेते हैं, इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो फिर हल्के की तरफ नहीं जाती। अभी जिस तरह से बेग साहब भी बात कर रहे हैं कि ये पानी का मसला तो 40 साल से चला आ रहा है, और अगले 40 साल तक भी नहीं लगता कि ये हल होगा। पानी के अलावा और भी बेतहाशा मसाइल हैं, जैसे सीवरेज के हवाले से गंदगी के जगह जगह ढेर हैं, मसाइल का अंबार है ये हल्का। देखिए, कराची जो है वो याद लो कि ये एक शहर नहीं है बल्कि एक मुल्क है, और ये दारुल हुकूमत होता था, और अभी भी फाइनेंशियल इसको दारुल हुकूमत कहते हैं। ऑनेस्टली इसके मसाइल हल हो सकते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, हर चारागार को चारागारी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे बहुत लातवार। यू नीड अ पॉलिटिकल विल टू सॉल्व देम। और आप ये देखें कि उसके ऊपर सिर्फ लोकल MNA के बस बात नहीं होती। इट कम्स अप टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड देन कम्स टू द फेडरल गवर्नमेंट कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आपने कितने फंड्स दिए हैं, एंड हाउ हैव यू एंश्योर्ड कि वो फंड सही जगह पे इस्तेमाल हुए हों, और जो की रिक्वायरमेंट्स हैं पब्लिक की उनको पूरा किया जाए। मैं 85 से 87 रहा सऊदी अरेबिया में, और जनूब में था ये जो एरिया खमीस मुशैद का है, जहाँ जीजान और शरूरा, और वहाँ पानी का प्रॉब्लम, उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट लगाया नीचे रेड सी में, और ये पहाड़ी इलाका है, और ऊपर खींच के आके तो देयर इज नो क्वेश्चन कि पानी की कमी हो। हम उधर डेजर्ट में कैंप था तो वहां हमने बाग लगाए। तो कराची का मसला जो है, जब से पाकिस्तान बना है आबादी बढ़ती गई है, और दुनिया पूरी की आबादी बढ़ी है, और इन शहरों को बेहंगम
क्योंकि आप देखिए कि हमारी कोई सिटी की बिग प्लानिंग नहीं होती कि आपका एक मास्टर प्लान हो कि आपने कहां से हो सर्कुलर रोड, अब बीजिंग बना है तो एक सर्कुलर रोड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो किसी प्लान के तहत यहाँ तो जहां दिल करता है कॉलोनीज, अभी आप पिंडी इस्लामाबाद की भी सिचुएशन देख रहे हैं, लाहौर भी आगे पीछे जिधर जिसका दिल करता है। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे बक्स जो है ना वो स्टॉप्स एट द टॉप लीडरशिप। और ये बात ठीक है कि नून की तो वहां हुकूमत नहीं रही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सब हुकूमतों की इस हद तक जिम्मेदारी है कि मरकज से हम फंड्स दें और ये सोचे कि कौन से थरपारकर के किस इलाके में कहाँ, या फार्मर ट्राइबल बेल्ट के क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैन साहब एक चीज समझाएं, जैन साहब एक चीज समझाएं। देखें जिस तरीके से बेग साहब भी बात कर रहे हैं कि ये कराची माशी तौर पे, सियासी तौर पे हर लिहाज से हब है, इसको इग्नोर ही नहीं किया जा सकता। क्या वजह है कि हुकूमत आफ्टर हुकूमत जो है इसको इग्नोर करती रही, जानते हुए कि बड़े सीरियस नौइयत के मसाइल हैं इसमें? आपको क्या लगता है कि कोई फेलियर है, ये कर नहीं पाए या जानबूझ के नहीं हुआ? अभी इस हुकूमत ने भी 160 अरब रुपए का देने का वादा किया, वो नहीं दिया। आपके ज़माने में हुकूमत में इसी तरह के वादे पूरे नहीं हुए। क्या वजह है? क्या सियासी वजह है इसकी, या पॉलिटिकल विल नहीं है, या कराची को खुदा ना खास्ता बिल्कुल इररिलेवेंट समझा जा रहा है? जी जी, देखिए श्याम, आई डोंट थिंक सो कि पर्पसली इन इलाकों को हम चाहते हैं कि ये सफर करें। ये इनएफिशिएंसी है, ये है कि लीडरशिप के अंदर कैपेसिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज जेबें भरने वाली हैं। हम आप देखें कि अगर जैसे बेग साहब बता रहे थे एमक्यूएम का दौर था, हर चीज उनके हाथ के अंदर थी, वो इसको कर सकते थे। आप जब पर्पसली इस चीज का तरफ आपका ध्यान नहीं होता, तो वो मुस्तफा कमाल कुछ अर्सा आए तो ही सेज कि ही डिड एवरीथिंग। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त मैं स्टील मिल का चेयरमैन था जब ये मुस्तफा कमाल इधर थे, तो हमारी कनपट्टी पे बंदूक रखी होती थी परवेज मुशर्रफ साहब ने कि जी हर कारपोरेशन को मिल्क करना है हमने और कराची को बनाना है। मैंने 66 करोड़ रुपया स्टील मिल का दिया और ये कायदाबाद फ्लाईओवर बनाया गया। आप तकरीबन 32 करोड़ रुपीस, 66 करोड़ और मांग रहे थे कि हमने कोई लिंक रोड बनानी है जो सुपर हाईवे को नेशनल हाईवे से मिलाएगी। तो मैंने कहा यार या मुझसे स्टील मिल चलवाएं या कराची हम टैक्स देते, चूंकि मैंने 2-3 सालों में स्टील मिल का जो ग्रॉस प्रॉफिट था 18 अरब था, उसमें से 6 बिलियन वी पेड एज इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उस वक्त भी ये जो कुछ काम हुआ है मुस्तफा कमाल के टाइम में, वो इसलिए हुआ है कि कोर कमांडर, आर्मी चीफ सारे इन्वॉल्व थे और सब कारपोरेशनों को मिल करके अरबों रुपए इकट्ठे करके तो कुछ चीजें बनी है, लेकिन ओवरऑल इनएफिशिएंसी है। और आई डोंट नो कि इसमें इनकी अपनी मेलाफाइडी है या नहीं है, बेग साहब इसको बेहतर समझते हैं बिकॉज वो वहां रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ध्यान देने की बात है। मैं वहां छौनी में रहा तो मैंने देखा रोड नेटवर्क ठीक नहीं, ये वो अल्लाह का करम, हमने डबल रोड, माल रोड, वहाँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ यूनिवर्सिटी, वहाँ कॉमसेट इंस्टीट्यूट, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं को वो लोकल नुमाइंदा कोई इलेक्टेड तो नहीं था वहां, तो चेयरमैन था, 4 लाख का शहर है। आज भी आप देखें कि वहां स्टील मिल के अंदर के हालात आप देख लें कि बाई दी ग्रेस ऑफ अल्लाह उनका जो स्टील टाउन, रोड नेटवर्क, ये वो करते रहे, बाकी पैसे के पीछे ये दीमक की तरह पड़ते हैं और खा जाते हैं। कराची ज़ाहिर है पाकिस्तान का मुआशी हब भी समझा जाता है, तो ज़रूरत इस अमर की है कि कराची के जो मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए। अब ज़रा एहतशाम साहब आ जाते हैं, साबिक DGFI बशीर मेमन साहब की जानिब से जो इंकशाफात किए गए और जो इल्ज़ामात किए गए, बेग साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप कैसे देखते हैं? ज़ाहिर है बड़ी संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाए गए और बड़ी अहम शख्सियात पर लगाए गए हैं। एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन एहतसाब के शिकंजे में है, मरियम नवाज साहिबा की बाहर जाने की भी बातें हो रही हैं, ऐसे में बशीर मेमन साहब के ये इंकशाफात के मुझे केसेस बनाने के हवाले से मुझ पर दबाव डाला जाता रहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कॉल्स आती रहीं, क्या इंपॉर्टेंस लगती है आपको इन इल्जामात की? हुकूमत तो मुस्तरद कर रही है तमाम तरह इल्जामात को और वो कह रही है कि ये तो प्लांटेड है, सब ये प्लान किया हुआ है। विवेक साहब आप सुन सकते हैं हमें? आपकी वॉइस बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, वो सोनिया जो सवाल पूछ रही थी, वो सवाल ये पूछ रही थी कि ये बशीर मेमन का मामला मुख्तसर अल्फाज में आप गवर्नमेंट तो रिजेक्ट कर चुकी है, जिस तरीके से बैक टू बैक इंटरव्यू दे रहे हैं कि जी किस तरह प्राइम मिनिस्टर ने बुला कर उनको कहा कि जी केसेस बनाओ काजी ईसा पे, दूसरे तीसरे, और बकौल
अपने एतजाज़ एहसन के, वो कह रहे हैं कि मैंने 54 साल की अपनी वकालत की ज़िंदगी में किसी को इस तरह तोते की तरह बोलते हुए नहीं देखा, धड़ाधड़ नाम ले रहे थे। तो वो यही कह रहे हैं कि ये सब कुछ फिक्स मैच के तौर पे ही हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ हुआ है? पहले तो मैं ज़रा एक कमेंट कर दूं कराची का जो ये वाटर माफिया पे। देखिए, आपने कहा ना वजह क्या है, आपने जनरल साहब से पूछा, ये एक देयर इज ओनली वन वर्ड, दैट इज करप्शन, और कुछ भी नहीं है। ये करप्शन में इन्वॉल्व है, उसकी वजह से नहीं हो रहा। और दूसरा ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, जिनके वो ये ज्यादातर एमपीएस, एमएनएस, दे ऑल ओन दीज वाटर टैंकर्स देमसेल्फ। तो ये माफिया इसलिए है कि इतना अरबों रुपए का पैसा है इसके अंदर, ये वाटर टैंकर प्रोजेक्ट के अंदर कराची में। तो ये कभी भी नहीं बनने देंगे अनलेस एक कोई पागल आदमी आए और वो बनाए, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस एफआईए अपना इशू। सर देखें, मेरी बात सुने, आई डोंट नो कि मेमन साहब ने किसी के कहने पे कहा या नहीं कहा, बट ही इज मेकिंग अ स्टेटमेंट अगेंस्ट अ सिटिंग गवर्नमेंट। और बशीर मेमन साहब को ये पता है कि सिटिंग गवर्नमेंट अगर कोई गलत बात होती है या गलत बात करते हैं, वो भी एट द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। वो तो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, वो भी एक पुलिस के ऑफिसर थे वो, तो उनको मालूम है। मैं समझता हूँ, इट्स माय असेसमेंट ऑफ द एपिसोड, कि वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि वो he cannot take the risk of saying a lie against a sitting prime minister, against his law minister and against his लेकिन माजरत के साथ बेग साहब, ये आपकी बात ठीक है। लोग कहते हैं कि वो ग्रेड 22 के अफसर थे, किसी गांव की थाना चौकी के मुहर्रर नहीं थे कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं उनको कहा जाए कि जी ज़ाती रंजिश की बुनियाद पे वो कर रहे हैं, जैसे फिरदौस आशिक अवान साहब ये कहती हैं। ये तो अपनी जगह बात है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये 2.5 साल के बाद ये कहना, और फिर काजी ईसा फाइज के केस के दौरान के ये अगर ये इंटरव्यू आता है, बात करते, तो काजी साहब जो है ना, उनका केस बड़ा मजबूत होता। लेकिन एतजाज़ हसन कहते हैं कि उन्हें डर था कि अगर काजी साहब ये केस हार जाते तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। तो मेरा सवाल बेग साहब ये है कि इफ्स एंड बट के साथ क्यों है? इसकी टाइमिंग को अगर आप देखें, 2.5 साल का वक्फा देखें इसमें, फिर इस अंदाज से बात करना, तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कुछ हुआ है। यहाँ पे ना इत्तेशाम भाई, कंस्पिरेसी थियरीज बहुत आएंगी मार्केट के अंदर, बट आई एम श्योर वो बशीर मेमन साहब कोई छुन्ने काके नहीं है। वो किसी के कहने पे, आई मीन, क्या एट दिस एज आफ्टर हिज रिटायरमेंट यू थिंक ही कैन टेक ऑल दैट रिस्क एंड टू लिव इन पाकिस्तान एंड फाइटिंग अ सिटिंग गवर्नमेंट? नहीं, आई थिंक ही मस्ट बी हैविंग सम कॉन्क्रीट एविडेंस। और जब ये मामला अगर कोर्ट गया, जो मैं नहीं समझता कोर्ट जाएगा, और अगर गया कोर्ट, तो फिर वो वहां जाके पेश करेंगे कि वो कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, मैं अदालत में पेश करूंगा, वो कह रहे हैं ये। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि वो छुन्ने काके तो नहीं है ना, उन्होंने दुनिया देखी है, और डीजी एफआईए रहे, एक से एक चोर बाजारी, करप्ट माफिया, हर किस्म के माफिया को उस आदमी ने डील किया होगा। कोई तजर्बा भी कोई चीज होती है। तो मैं समझता हूं कि आई डोंट थिंक सो ही इज लाइंग, एंड इफ ही हैज एनी प्रूफ ही विल प्रोबब्ली गिव इट इन द कोर्ट। तो बेग साहब, जाहिर है हुकूमत पर बड़ी संगीन एक चार्जशीट लगी है, तो आपको क्या लगता है हुकूमत को इस सारे मामले में क्या करना चाहिए? पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? बीबी, कुछ नहीं होना इस मुल्क के अंदर। कभी कुछ हुआ है? वो देखे नहीं, वो जो आपने वो जो सेशन जज, वो अकाउंटेबिलिटी का जो थे, जिनकी डेथ हो गई है, अरशद मलिक, क्या नाम था? अरशद मलिक, अरशद मलिक। हाँ, अरशद मलिक। वो जब जिंदा थे तो कितना शोर मचा। ये 4 दिन की मीडिया हाइप है, फिर 4 दिन के बाद चलें, आप कह रहे 4 दिन की मीडिया हाइप है, होना कुछ नहीं है। इसका एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आपके पास वापस भी आएंगे नाज़रीन, कहा जा रहा है मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद
खुशामदीद। जनरल साहब, बशीर मेमन के इल्जामात पर जाहिर है हुकूमत ने भी रद्द-ए-अमल दिया। एक तो हुकूमत कह रही है कि बेबुनियाद इल्जामात हैं, शहजाद अकबर साहब ने लीगल नोटिस भी भिजवा दिया है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ PTI की कुछ रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उन्होंने कहा कि बशीर मेमन साहब मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब रहे हैं और उन्हीं की गवर्नमेंट में DG FIA भी उन्हीं की हुकूमत में जो है उन्होंने लगाए। तो वो कह रहे हैं कि यही वजह है कि 2.5 साल के बाद, 2.5-3 सालों के बाद उनको ये इल्जामात याद आए हैं और टाइमिंग के हवाले से भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। या देखिए, ये सोनिया किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले आई थिंक दो चीजें जरूरी हैं सब। एक तो ये देखा जाता है कि ऐसी एपिसोड में जो बंदा बात कर रहा है, ये इल्जाम लगा रहा है, उसका अपना स्टेटस क्या है, कितना रिस्पॉन्सिबल है, किस पोस्ट पे रहा है, और उससे आप एक ऑर्डिनरी आदमी है या बहुत इंपॉर्टेंट की फिगर है गवर्नमेंट की। और सेकेंडली, हुकूमत जिसके खिलाफ इल्जाम लग रहे हैं उनका रवैया क्या है और उनकी कारकर्दगी और उनकी शोहरत क्या है इन केसेस के अंदर, इससे पहले जो नैब भी हो रहा था। ये अभी आप देखें कि शिकायत करने वाला बंदा जो कर रहा है वो एक डायरेक्टर जनरल FIA है। आल्दो FIA हो या नैब हो या ये अदारे, हमारे क्रेडिबिलिटी इनकी बहुत इरोड हो चुकी है, बट इवन देन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। और इसके ऊपर एक बंदा बैठ के जो उतरता है तो वो हर बात सोच के करता है, बिकॉज ही नोज इसके रिपरकशंस भी हैं और उसको क्यों झूठ बोलना है। और दूसरा आप ये देखें कि ये हुकूमत जो है इसका आए दिन रवैया ही सिलेक्टिव जस्टिस वाला है। ये तो हर चीज के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट है और ये तो छुपाते भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक, कि मैं देखूंगा मुंह पे हाथ डाल के कहते हैं, छोड़ते नहीं है। मैं कल गया हुआ था लाहौर, मिला शहबाज शरीफ साहब से, तो वो कह रहे थे कि जो ही मुझे अरेस्ट करके ले गए तो अंदर उस दिन प्राइम मिनिस्टर भी लाहौर में थे, तो ऑर्डर आया जी कि चारपाई भी विड्रॉ कर लो और खाना भी कहो कि ये कैदी के साथ खाएगा। तो उसके बाद वो तारड़ को भेजा हमने, मैं रात को नीचे लेटा और उधर तारड़ को अपने को बैरिस्टर को भेजा, कोर्ट में गए। कोर्ट ने कहा जी ये कन्विक्टेड नहीं है, ये अंडर ट्रायल है और इसलिए ना आप चारपाई विड्रॉ कर सकते हैं और खाना भी उनको अपना होगा। तो वो करके तो ये यहाँ ये नौयत है कि पर्सनल चीजें, अभी आप देखें ना, ये खुद बशीर मेमन साहब कह रहे थे, वो कह रहे हैं सऊदी अरेबिया में तो क्राउन प्रिंस के हुक्म के ऊपर बंदा पकड़ा जाता है, तो आप जो है ये ऐसे क्यों नहीं करते। ये हमारी जो है जनरल साहब, माजरत के साथ एक सवाल तो यहाँ पे बनता है कि अगर वाकई कोई ऐसी बात थी तो इदारे में रहते हुए कोई अफसर क्यों ये जुर्रत नहीं करता कि मुझसे गलत और गैर कानूनी काम लिए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता और मैं अपने ओहदे से रिजाइन करता हूँ, इस्तीफा देता हूँ। इदारे में रहते हुए क्यों जुर्रत नहीं करता कोई? देखिए, अदारे के अंदर रहते हुए आप वहां एक बगावत का ढोल नहीं बजा सकते फौरी तौर पे। आप यही कह सकते हैं जाके, जब आपको ऑर्डर मिलता है, प्राइम मिनिस्टर हो या लॉ मिनिस्टर हो या कोई, तो आप कहते हैं जी काइंडली ये देख लें, ये लीगल नहीं होगा, इस तरह मैं नहीं कर सकता। वो आर्गुमेंट ही होती है ना, आप उसी दिन जाके तो आप बाहर निकल के तो नहीं करते। और जब आपको एज ए रिजल्ट ऑफ दैट डिफाइंस के भी मैं ये कानून से हट के बात नहीं कर सकता, तो आपको सैक कर दिया जाता है, ये चेंज हो जाते हैं आप। तो उसके बाद जब आप रिटायर होते हैं तो ये फिर आपका राइट है, उसके बाद भी एक लंबी खामोशी के बाद बोले हैं ना जनरल साहब। इसमें जनरल साहब दो चीजें हैं जो मुझे समझ आ रही, प्लीज आप जरूर कमेंट किए, बेग साहब इस पे बात करें। देखें, पहली तो बार बार लोग बात करते हैं 2.5 साल के वक्फे के बाद बात करना, फिर 15 दिन पहले अपनी रिटायरमेंट से 15 दिन पहले आपने रिज़ाइन कर देना, इसकी क्या वजह थी। तीसरा ये कि पंजाब में कभी भी जिसको कहना चाहिए तैनाती उनकी यहाँ पे नहीं हुई थी, थोड़े अरसे के लिए हुई, ज़्यादा सिंध में रहे। सिंध में कहा जाता है कि जी जिस तरीके से, और बकौल एतजाज हसन साहब के, कि वो ज़ाती रंजिश इतनी ज़्यादा थी उनकी जरदारी साहब से, फरियाल तालपुर से, खुशी शाह साहब से, कि वो कहते हैं कि ज़ाती दुश्मनी चीज़ बदल गई थी। और फिर लोग ये भी कहते हैं कि जी बड़े हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ था उनके वालिद साहब का भी, और मामूली सी पोजीशन पे वो अपना कहते हैं रिटायर हुए थे। उसके बाद कई हज़ार एकड़ इनकी ज़मीन है सिंध में है, वो कहाँ से आई है उसके जवाब आने चाहिए। चलें हम इसमें नहीं पढ़ते, लेकिन जनरल साहब एक बात तो आप ये कहें ना कि जी इस वक्त जब आप आके इल्ज़ामात लगाएंगे, आपने कभी इस पर बात नहीं की। आज तो दूसरा दिन है कि आप 6 टीवी लोगों को आप इंटरव्यू दे चुके हैं, तो जाहिर सी बात है लोग तो सवाल उठाएंगे ना कि भाई ये व्हाट वेंट रॉन्ग, और ये इतना आपको किसने प्रॉम्प्ट किया ये सब करने के लिए। वरना तो अगर ऐसी एक बात होती तो वन ऑफ चीज़ हो, इंटरव्यू एक दिया ख़त्म हो गया। ये मुसलसल इंटरव्यू दिए चले जा रहे हैं और वो लंबी लड़ाई लगने के लिए तैयार है। इसके तनाज़र में लोग कहते हैं कि ये कोई आइसोलेशन में वाक़या नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत कुछ हो सकता है। जी सर।
देखें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आराम होगी। हमारे मुल्क में रिवाज है कि कंस्पिरेसी थ्योरीज भी हम देते हैं, स्पेकुलेटिव भी, हर बंदे की अपनी असेसमेंट है। कुछ कह रहे होंगे 100% ठीक है, कुछ कह रहे होंगे सारा सच नहीं भी है, तो इसके अंदर जरूर बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि वो हैं। इसका हल क्या है? इसका हल ये नहीं है कि हम टीवी शो पे डिसाइड करेंगे या हम किसी महफिल में बैठ के, अदालत वो कह रहा है मुझे चैलेंज करे, मैं अपने तौर पे आपको बताऊंगा, वो अपने प्रूफ देगा। तो इसलिए बाकी टाइमिंग का डिसीजन जो है, ये जरूरी नहीं कि एक दिन वो रिटायर हो तो दूसरे दिन करेगा। दैट इज हिज ओन चॉइस कि मैं ये इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि किस टाइम पे वो क्या कह रहा है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि वो क्या कह रहा है और उसके अंदर वो चार्जेस कितने सीरियस हैं। ये एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ ये कहना, मतलब ये दिल गुर्दे का काम है ना, बिकॉज ही नोज के सारे अदारे इनके पास हैं और ये कोर्ट के अंदर जा सकते हैं जैसे वो गए हैं। तो इसके ऊपर एक एफर्ट होगी कि पता किया जाए कि क्या उसको सबूत कर सकते हैं, ये नहीं कर सही। अच्छा एहतशाम साहब, एक ऐसे वक्त में जब अपोजिशन एक पूरा बयानिया बना रही है कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, नैब ने ऐसी गठजोड़ की बातें हो रही हैं, ऐसे वक्त में इंकशाफात का सामने आना, आपको लगता है कि नून लीग के केसेस पर इंकशाफात का कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए सोनिया, इस बात में तो दो राय नहीं है। मैं ज़रूर ये बात कहूँगा, जनरल साहब भी जिस तरह बात कर रहे हैं और बेग साहब ने भी कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर की किचन कैबिनेट के ऊपर बड़े संगीन नौयत की एक चार्जशीट दी गई है, इल्ज़ामात हैं, इसको आप रेडिली रिजेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ शहजाद अकबर साहब ये कह के जी 50 करोड़ पे हरजाना दें और इतने दिनों में माफ़ी मांगे, 15 दिन में वरना हरजाना है, और फिर इस तरह फ़रोग नसीम साहब भी कहते हैं कि जी मेरी कभी मुलाकात ही नहीं उनसे हुई, वो भी लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं। ये फॉर द टाइम बिंग तो हो सकता है कि जी जवाब गज़ल के तौर पे सब कुछ कह रहे हो, लेकिन अहम सवाल है कि ये जिस तरह के इल्ज़ामात लगे हैं इसके जवाब आने चाहिए। अब दो चीज़ें हैं जनरल साहब, अब लोग कह रहे हैं कि जी इस हवाले से, क्योंकि बैक टू बैक जिस तरह उन्होंने नाम लिए, शहबाज शरीफ साहब का, प्राइम मिनिस्टर का नाम, फॉर्मर नवाज शरीफ साहब का, बाकी लोगों का, वो कहते हैं कि ये वक्त है PMLN के लिए, PML जाए अदालत में कि जी देखें ये बातें हुई हैं, एक फॉर्मर DG जो है ना FI ये बातें कर रहा है, एक उनको केस लेके जाना चाहिए, और अगर लेके जाते हैं तो सियासी तौर पे भी इनका फ़ायदा होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी इस वक्त जजों के दरमियान जो थोड़ा माहौल जिस तरीके से ख़राब हुआ है कुछ दिनों से जो हो रहा है, वो कहते हैं तवज्जो उठाने के लिए भी ये एक मामला हो सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन जनरल साहब एक बात तो हमें ज़हन में रखनी चाहिए ना कि जिस वक्त इस तरह के वाक़यात होते हैं, आउट ऑफ नो वे एक बंदा आके बोलना शुरू करता है और लगातार बकौल एतजाज़ एहसन के तोते की तरह बोलता चला जाता है, तो उसको समझने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं 54 साल की मेरी प्रैक्टिस से बताती है कि ये खाली खुली कोई बात नहीं होती, इसके डेफिनेटली कुछ पीछे होता है। और फिर वो हवाला ये भी देते हैं कि जज अरशद मलिक की जब बात हुई थी तो मरियम नवाज़ ने कहा था कि टेप आई थी उनकी टेप्स, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास कुछ और टेप्स भी हैं हमारे पास, तो वो उन्होंने सवालिया निशान छोड़ा उन्होंने ये एतजाज़ एहसन साहब ने कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी भी कोई टेप मरियम के पास हो। जी सर। देखिए एतजाज़ एहसन साहब की मैं बहुत एहतराम करता हूँ, हम इकट्ठे सेनेट में भी रहे। उनकी वन साइडेड स्टोरी होती है, वो अनफॉर्चुनेटली होमान वो नून के ऊपर करते हैं। मतलब है या तो बंदा फेयर कमेंट दे ना सारी चीज़ों के, तो वो तो बात बनती है, तो इसलिए उस पर तो मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करता कि हम डॉटेड लाइन को कैसे मिलाना चाहते हैं। बट व्हाट आई वांट टू से इज के श्योरली एक DGFIA एक्ट है जो कि इस गवर्नमेंट का ने इस्तेमाल किया और उसने बड़े सीरियस चार्जेस लगाए, उसके ऊपर गवर्नमेंट को अपनी रिस्पांस देनी है। जहां तक नून के केसेस का ताल्लुक है, वो अपनी उनकी लीगल टीम अपनी बैटल लड़ेगी और मेरिट पे लड़ती रहेगी। अभी भी देख लें शहबाज शरीफ साहब की जो 3 जजेस के पैनल ने टोटल उनको जमानत दी है, और उसने जज ने अपनी प्रोसीडिंग्स में कहा है कि करप्शन किधर है, आप ये बताएं, इनकी इन्वॉल्वमेंट जाती किधर है, टीटी का पैसा इनके अकाउंट में किधर आया। तो आफ्टर ऑल हम और मैं और आप यहाँ बैठ के बहुत बातें कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पूरा नॉलेज भी नहीं होता। अब अगर कोई चीज हो तो वो, और फिर आप ये देखें कि इस एहतसाब की लाइन क्या है। ऑनेस्ट टू गॉड मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करते और कोशिश करते जुर्रत के साथ, न छोड़ू किसी की, अपनी पार्टी के भी हो दूसरे भी हो, तो फिर अभी जहांगीर तरीन साहब के साथ तो वो गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर नून का कोई बंदा बैठ के जाकर समझाने चला जाता, कहते यह नारो मांग रहा है, और फिर कोर्ट के अंदर केसेस हैं तो अदालतों को हैंडल करने देना। सही। आप उसको सुन, इसका मतलब है द वेरी फैक्ट दैट यू आर रेडी टू लिसन टू दैट मींस उसके पीछे आप हैं, तो आप उससे ज्यादती कर रहे हैं। चीनी का उन पे इल्जाम है, फ्रॉड का उनके ऊपर FIR है, तो बाकी ये है, तो फिर इससे आपकी क्रेडिबिलिटी इरोड होती है
तो उसके अंदर जो जेन्युइन कल्प्रिट हैं उनके लोग भी सिम्पटी लगा देते हैं। बिल्कुल, एहतसाब का बयानिया भी जनरल साहब कमजोर होता है। बेग साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप जिस तरह से अभी जनरल साहब ने भी बात की कि माजी के बयानात को देखें, वजीर आजम इमरान खान जिस तरह से बात करते रहे कि किसी को छोड़ूंगा नहीं, एक एक को रुलाऊंगा, एक एक को जेल में डालूंगा, वो बयानात अगर देखे जाएं, जिस तरीके से ऑपोजिशन भी एक बात कर रही है कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो रहा है, फिर हम देख रहे हैं कि पीटीआई के अपने अंदर से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो आपको लगता है कि हालिया बयानात भी देखे जाएं अगर बशीर मेमन साहब के, तो ये जो एहतसाब का बयानिया हुकूमत लेकर आई थी, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है? सवालात तो पहले भी उठ रहे थे। देखें जी, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस मुल्क के अंदर किसी का भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। कानून ऐसे हैं, फिर कोई एविडेंस नहीं है, वाइट कॉलर क्राइम है, हमें पता है इन्होंने चोरी की है, जिनके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं और जो बेल पे निकले हुए, चाहे वो नून लीग के लीडर्स हों या पीपल्स पार्टी के हों या पीटीआई के हों। आई मीन केस इत्तेशाम साहब के खिलाफ क्यों नहीं बनता, या ये हमारे जनरल कयूम साहब के खिलाफ क्यों नहीं बनता? मतलब ये कोई चीज होती है तो केसेस बनते हैं। हाँ, एविडेंस नहीं है, व्हाइट कॉलर क्राइम है, बिलियंस ऑफ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, डेफिनेटली हुई है, मुझे पता ही हुई है, आपको भी पता है हुई है, बट एविडेंस नहीं है। कोर्ट में एविडेंस चाहिए। तो और फिर इसके अलावा कोर्ट्स भी माशाल्लाह अब I don't want to make any comment. I respect the superior judiciary, but बहुत कॉम्प्रोमाइजेज हैं बीबी, बहुत कॉम्प्रोमाइजेज हैं। और हमारे कानून, हमारे ये पॉलिटिकल लीडर्स ने ऐसे बनाए कि ये केसेस कभी कंक्लूड ही नहीं हो सकते, चाहे 50 साल लग जाए। मुझे आप ये बताइए कि 73 years ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, कौन सा एक बड़ा हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर करप्शन चार्ज के ऊपर चार्ज हुआ है या डिस्क्वालीफाई हुआ है? कुछ भी नहीं। यानी इट इज माइंड बॉगलिंग कि कोर्ट आज, आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया है, आप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह अगले 8-10 साल के अंदर वो सब रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन फिर इसमें बेग साहब क्या होगा? अभी 2.5 सालों में जिस तरीके से एहतसाब का बयानिया लेके एक चली है हुकूमत, और वो करप्शन के नारे पे, और इस पर वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और इसी पे वो JKT के भी जाकिन तरीन के बारे में इस तरह की बातें होती हैं। सवाल तो फिर वही है जो आप कर रहे हैं या जनरल साहब कर रहे हैं कि अगर इतना अरसे के बाद भी अगर केस प्रूव नहीं होता और फिर इस दौरान 2023 आ जाता है, तो हुकूमत पब्लिक में क्या जाके कहेगी कि मैंने क्या किया है? लोग तो सवाल करेंगे कि अगर जो लूटने वाले थे वो बिहाइंड द बार भी नहीं गए, और प्रोसेस में जो आपको काम दिया गया था कि मुल्क को संवारना है, इक़्तिसादी हालत ख़राब है, जो आप इल्ज़ाम लगाते रहें कि बड़ा घर कर गए, डार साहब ने ये किया, आपने तो शुरुआत ही कोई नहीं की, फिर इसका क्या जवाब देगी 2023 में पीटीआई? ये जो प्रोग्राम आज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, 2023 में जब इनका आखिरी दिन होगा ना पीटीआई का इन गवर्नमेंट, उस दिन इसको रीटेलीकास्ट करें। और मैं आज ये कह रहा हूं आपको विथ ऑल माय नॉलेज इन पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, that none of the political leaders, be People's Party, be Noon League, be PTI, कोई भी एक convict होगा नहीं, ना कि भाई he is convicted and he cannot stand for any public office in his life, कभी भी नहीं होगा। ऐसे ही चलता रहेगा और इनके 2.5 साल गुजर जाएंगे। ठीक है जनरल साहब, लास्ट मिनट है, अगर आप कोई कमेंट करना चाहें। या देखिए, फंडामेंटली बेग साहब जो बात कर रहे हैं उससे मैं एग्री करता हूं कि हमारे ये, तो इसका हल क्या है? इसका हल है जुडिशियल रिफॉर्म्स। अच्छा, जुडिशियल रिफॉर्म्स करने के लिए मुल्क के अंदर माहौल हुकूमत को पैदा करना है। माहौल पैदा करने के लिए आप बाकी पार्लियामानी ग्रुप्स को इकट्ठा मिलाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि पोस्टेरिटी के लिए ऐसे कानून हमारे बने जिनके ऊपर हमारा जो बंदा वायलेट करता है या करप्शन करता है वो बच के ना जाए। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स तब हो सकती हैं कि मुल्क है हुकूमत मौजूदा जो है उसने इतनी ज्यादा एक्यूट पोलराइजेशन की हुई है कि ऑर्डिनरी लॉज भी नहीं बन सकते और कोई कार्रवाई होती ही नहीं लेजिस्लेशन की। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इन सब मसाइल का हल जो है वो सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सियासतदान सेनेटर अनवर बेग साहब और नून लीग के रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।